तो आपने पूछा है कि आपके बेटे को फॉरेन सेटलमेंट करना चाहिए कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, कि कुंडली में ऐसा कुछ है कि नहीं है। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो ये इसका कुंडली है और ये केपी चार्ट है, ठीक है। और फॉरेन सेटलमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इज 12th हाउस, ठीक है। तो 12th हाउस अगर परमिशन करेगा तो वो फॉरेन सेटलमेंट भी होगा और वहाँ पे जाके सेटल भी हो जाएगा। और इसके लिए हमें देखना होता है 3rd हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस। ये 3 हाउस है जो फॉरेन सेटलमेंट को दिखाता है। अगर 12th हाउस का सब लॉर्ड अगर ये 3 हाउस शो कर दिया तो फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा। अगर नहीं शो कर रहा है तो नहीं होगा। हाँ, अगर दशा कोई आ जाए और वो दशा जो है वो ये तीनों हाउस को सिग्निफाई कर रहा है तो उस दशा के टाइम में वो चला तो जाएगा, फॉरेन में जाके सेटल भी होगा, वहाँ पे अच्छे से काम भी कर लेगा, ठीक है। क्योंकि 12th हाउस जो है वो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, तो अगर 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस दिखाएगा तो बाहर जाएगा, वहाँ से बाहर जाएगा और वहाँ पे काम करेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट, उससे फ़ायदा भी होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ दशा में शो करेगा और 12th हाउस का सबलॉट शो नहीं करेगा तो वो क्या होगा, जब दशा खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा इशू क्रिएट होगा या तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा जिसके कारण उनको फिर से अपने ही बर्थ प्लेस में आना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही चेक करते हैं कि इनका जो 12th हाउस का सबलॉट है वो क्या दे रहा है, उसके बाद दशा क्या दे रहा है। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक
पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है, और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो, तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे, ठीक है। देखिए 12th हाउस का जो सबलॉर्ड है, आप देखो ये रहा 12th हाउस, और 12th हाउस का सबलॉर्ड कौन है, मून। तो सबलॉर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबलॉर्ड ही जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। और 12th हाउस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कौन है, देखिए केतु। तो एक तरफ से ये जो कुंडली है ना, ये मोक्ष कारक कुंडली है, ठीक है, ये मोक्ष कारक कुंडली है, और मून जो बैठा हुआ अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, देखिए। तो मून बहुत ही पावरफुल है, और अगर देखा जाए मून जो है वो किसी भी प्लेनेट के नक्षत्र में है, चलिए अनटेनेंटेड तो नहीं है, ठीक है, इसमें तो ये तो क्लियर हो गया अनटेनेंटेड नहीं है, नहीं तो और ज़्यादा रिजल्ट देता। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा 12th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो 3rd हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस को सिग्निफाई करना चाहिए, लेकिन मून जो है जो 12th हाउस का सबलॉर्ड है वो सिर्फ 5th हाउस एंड 11th हाउस शो कर रहा है। तो ये क्लियरली है फॉरेन सेटलमेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पे 11th हाउस दे रहा है। 11th हाउस जो है वो 12th हाउस को नेगेट करता है। नेगेशन का मतलब क्या है, नेगेशन का मतलब एवरी हाउस, ईच एंड एवरी हाउस का जो 12th हाउस है वो उस हाउस को नेगेट करता है। तो फॉरेन सेटलमेंट करना है तो 12th हाउस इंपॉर्टेंट हो गया। तो 12th हाउस जो है ये वाला हाउस, इस हाउस का 12th हाउस कौन सा है, 11th हाउस है। जैसे कि अगर इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, देखिए 11th हाउस 12th हाउस बन रहा है 12th हाउस के लिए। तो इसका मतलब ये हाउस को नेगेट कर रहा है, तो ये फॉरेन सेटलमेंट नहीं दे रहा है। एटलीस्ट परमानेंट सेटलमेंट तो नहीं दे रहा है कि वहाँ पे जाके परमानेंटली सेटल हो जाएगा, रह जाएगा, नहीं। अगर वहाँ पे जाएगा तो दशा अगर दे दिया, जैसे कि 3rd हाउस मैंने कहा 9th हाउस का और 12th हाउस का ये देना चाहिए। 3rd हाउस क्या है, 3rd हाउस इज डॉक्यूमेंटेशन, 9th हाउस इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन ही क्लियर नहीं होगा तो कैसे आप आगे बढ़ोगे,
ठीक है। 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल मीन्स बहुत दूर ट्रेवल करना। 3rd हाउस जो दिखाता है वो शॉर्ट डिस्टेंस को भी दिखाता है। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं दिखाएगा तो फॉरेन कंट्री कैसे जाओगे। और 12th हाउस जो है वो फॉरेन सेटलमेंट को दिखाता है। क्यों? 12th हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस का लॉस है। फर्स्ट हाउस का मतलब क्या है? आप खुद हो, मतलब आपके बेटा है, ये उसका उसका पर्सनैलिटी, उसका हेल्थ, उसका जो जन्मभूमि है वो दिखाता है जहाँ पे जन्म हुआ। तो उस जिस जन्मभूमि में जन्म लिया है उससे 12th हाउस क्या है? फॉरेन सेटलमेंट है। आपको तो पता है 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट। तो जब भी कोई प्लेनेट 3, 9, 12 दिखा देगा उस दौरान वो फॉरेन चला जाएगा, और जब दशा खत्म हो जाएगा और रिटर्न अपने प्लेस में आ जाएगा। अगर परमानेंट सिचुएशन में, अगर परमानेंट सिचुएशन मीन्स 12th हाउस का सबलॉट अगर 3, 9, 12 नहीं दे रहा है तो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 3, 9, 12 नहीं दे रहा है, जिसके कारण ये फॉरेन सेटलमेंट नहीं दिखा रहा है। और 11th हाउस 12th हाउस को नेगेट कर रहा है। ठीक है। तो अभी देखते हैं दशा, दशा क्या कह रहा है। अभी देखिए यहाँ पे चल रहा है इनका राहु का महादशा। तो राहु का महादशा है तो राहु जो है वो इनका अभी फिलहाल का मालिक है। और राहु जो बैठा है वो बैठा है इनके, देखिए 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो इस समय क्या होगा? 11th हाउस का इच्छा पूर्ति। ये अपनी इच्छा के कारण इतना घुस जाएगा कि इनका जो है ना थोड़ा इस टाइम थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, थोड़ा भ्रम होगा, थोड़ा गलत इन्वेस्टमेंट कर देने का भी चांसेस है। ठीक है। और राहु में जो अंतर्दशा चल रहा है वो चल रहा है इनका सन का। ठीक है। सन का चल रहा है, वो भी दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मून का आ जाएगा। ठीक है। तो अभी मून का अगर आ जाएगा जनवरी से, तो ये तो फॉरेन सेटलमेंट नहीं दिखा रहा है, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मून का मैंने दिखा दिया। अभी सन जो है वो सन किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? देखिए सन जो बैठा है वो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और शनि जो दे रहा है वो कौन से हाउस को दे रहा है आप देखो। शनि जो दे रहा है वो दे रहा है आपका 2nd हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9th एंड 12th हाउस दे रहा है। अब मैंने कहा 9th एंड 12th हाउस इज ऑल अबाउट फॉरेन सेटलमेंट। और यहाँ पे 8th हाउस दे रहा है। अभी 8th हाउस जो है वो 9th हाउस को नेगेट कर रहा है, जिसके कारण फॉरेन सेटलमेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल इनसे हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे 8th हाउस एंड 12th हाउस दोनों प्रॉब्लमेटिक है। अभी 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट, 9th हाउस इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, ये दो हाउस शो कर दिया, जिसके कारण आपको आपको ऐसा फील हो रहा है कि उनको फॉरेन जाना चाहिए, इनको मैं बाहर जाऊं। लेकिन यहाँ पे 8th हाउस जो है वो 12th हाउस सॉरी 8th हाउस जो है 9th हाउस को नेगेट कर रहा है, जिसके कारण तो ये दशा जो है वो तो फिलहाल शो नहीं कर रहा है। और राहु जो बैठा हुआ है, राहु जो बैठा वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? राहु बैठा है मर्क्यूरी के नक्षत्र में। और मर्क्यूरी जो है वो कौन से हाउस को दे रहा है? फर्स्ट, 5th, 6th, 8th एंड 10th एंड 11। यहाँ पे देखिए 8th एंड 12th एक्टिव है, जिसके कारण इनके लाइफ में थोड़ा बहुत हर्डल्स, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट, प्रॉब्लम इनके साथ आ रहा है। ठीक है। तो इनको जो भी काम करना चाहिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, फॉरेन सेटलमेंट होने में तकलीफ़ है। अगर वो बाहर जाएंगे भी तो कुछ ना कुछ कारण की वजह से फिर से घूम के आएंगे, तो इसको ध्यान देना चाहिए अपने करियर पे, ज़्यादा अभी फॉरेन सेटलमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी इनके करियर के लिए मैं देखूँगा सबसे पहले, अगर मैं इनको गाइड करने से पहले, इनका 10th हाउस का सबलॉट कौन है? देखिए 10th हाउस का सबलॉट केतु है। देखिए जिनके कुंडली में 10th हाउस में केतु होता है, ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन जो होता है ना, क्योंकि आपने कहा आप एस्ट्रोलॉजी करते हो तो आपको पता है इस 10th हाउस में केतु बैठा तो क्या होता है। तो ये जो होगा ना, इनके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। थोड़ा दिन काम करेगा उससे मन उठेगा, दूसरा कुछ करने का होगा, मतलब सेटल नहीं होने देगा। क्योंकि 10th हाउस के कर्म का हाउस है, केतु क्या मोक्ष कारक है, ये इनको कर्म से मुक्त करवाना चाहता है। और ये सेम केस अगर शनि केतु का भी मिलन हो तब भी होता है ये सेम केस। तो इनको ना सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए केतु के काम करने में। अब इनका केतु जो है ना वो बैठा है किसके राशि में? केतु जो इनका बैठा हुआ है वो बैठा है इनके कुंडली में, एक सेकंड में इसका लगन चार्ट में देखता हूँ। केतु जो बैठा है इनके 10th राशि, मतलब कैप्रिकॉन राशि में बैठा हुआ। और कैप्रिकॉन राशि का जो मालिक है वो कौन है? शनि। तो शनि कौन सा हाउस डिनोट कर रहा है, और शनि कहाँ बैठा हुआ है? देखो शनि इनका 8th हाउस में बैठा हुआ है। हाउस के लिए हम हमेशा केपी को ही सिग्निफाई करेंगे। ऊपर देखिए यहाँ पे केतु 10th हाउस में, और केतु का और 8th हाउस का नेचर लगभग सेम है। ठीक है। और शनि जो है वो कौन से हाउस को दे रहा है? 2, 5, 6, 8, 9, 12। ठीक है। तो यहाँ पे 8th एंड 12th बहुत इंपॉर्टेंटली
यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब इनको जो भी काम करना चाहिए वो केतु रिलेटेड होना चाहिए एंड एथ हाउस रिलेटेड होना चाहिए। एथ हाउस में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टैक्स एंड ऑडिटिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टैक्स एंड ऑडिटिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट। ठीक है, क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट। और देखिए शनि जो है फिफ्थ हाउस को दे रहा है और यहाँ पे सिक्स्थ हाउस दे रहा है, सेवेंथ हाउस नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस इनके लिए उतना सही नहीं है, इनके लिए जॉब एंड सर्विस सही है। वो भी अगर बिजनेस करना चाहिए तो मैं आपको अभी कह दूं, सर्विस रिलेटेड बिजनेस विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम। और जैसे कि आप देखो 12th हाउस है, केतु है 10th हाउस में, 8th हाउस है एंड 5th हाउस दे रहा है। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस जो है प्रोडक्ट को दिखाता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। 8th हाउस मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑकल्ट को दिखाता है। केतु जो है वो रिसर्च, 8th हाउस की तरह ही है, रिसर्च, ऑकल्ट, लॉ फील्ड, सर्जरी, ठीक है, R&D, ये सारी चीज़ दिखाता है केतु। ठीक है, और 12th हाउस जो है वो लॉस दिखाता है। तो ये तो एक पक्का है कि वो अपने बर्थ प्लेस से दूर रहकर ही काम करेगा, अपने बर्थ प्लेस में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो पक्का है और अपने बर्थ प्लेस में रहना भी नहीं चाहिए। तो इनको अगर काम करना है, कोई ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई प्रोडक्शन का काम होता हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम होता हो। केतु जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दिखाता है। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया? सॉफ्टवेयर से कोई एक चीज़ों को बनाते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लस प्रोडक्ट डेवलपमेंट मीन्स वो सॉफ्टवेयर कोडिंग से कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। अगर ऐसा काम करेंगे, ऐसे किसी कंपनी में काम करेंगे तो इनके लिए बहुत सही है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे सर्विस रिलेटेड मैंने बिजनेस तो बोल दिया या जॉब बोल दिया। इनको जॉब करने में तकलीफें क्यों आ रहा है? क्योंकि 10th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो केतु है और केतु शनि के राशि में बैठा हुआ है। और शनि जो है ना 5th हाउस को भी दे रहा है और 5th हाउस जो है वो 6th हाउस को नेगेट करता है। दैट मीन्स 6th हाउस को नेगेट क्यों करता है? क्योंकि 6th हाउस जो है ना वो जॉब एंड सर्विस को दिखाता है, जॉब एंड सर्विस को दिखाता है 6th हाउस। और 6th हाउस अगर काउंट करें तो 5th हाउस जो बन रहा है वो 12th हाउस बन रहा है, जो 6th हाउस को नेगेट कर रहा है। तो इसीलिए इनको जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है और केतु यहाँ पे बैठा हुआ है तो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। तो इनके लिए ऑकल्ट सब्जेक्ट को करना, ठीक है, और कोई भी काम रिलेटेड टू 5th हाउस, वो भी अपने बर्थ प्लेस से बाहर। 5th हाउस क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। 5th हाउस क्या है? एंटरटेनमेंट। 5th हाउस क्या है? लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को कंबाइन करके आप 8th हाउस का मदद ले सकते हो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट है तो रिसर्च एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केतु, रिसर्च R&D केतु और 8th हाउस दोनों है। तो ऐसे किसी कंपनी में अगर ये जॉब करे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इनको साउथ साइड में भेज दो आप, इनके लिए साउथ साइड ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और जैसे कि आप देखो 6th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? वीनस। तो वीनस 6th हाउस की बीमारी है। और देखिए 6th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो इनको वीनस के कारण कुछ ना कुछ बीमारी होगा और उसके कारण इनको अपने हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। और वीनस जो बैठा वो केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, देखिए। तो केतु क्या है? केतु इज योर लोअर बॉडी पार्ट, कमर से जो नीचे होता है। ठीक है, तो इनके प्राइवेट पार्ट में कुछ इशू, ठीक है, टेस्टिकल्स में कुछ इशू, या तो इनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ना या कमना, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हो सकता है और बहुत कुछ है, आप जान सकते हो इससे, क्योंकि आप भी एस्ट्रोलॉजर हो। तो इसलिए मैं इतना डिटेल्स में अभी नहीं बताने वाला हूँ कौन सा बीमारी। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि वीनस के कारण क्या क्या बीमारी हो सकता है। शुगर रिलेटेड चीज़ें भी हो सकता है, तो थोड़ा स्वीट्स जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा संभल के खाना है इनको। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि इनका फॉरेन सेटलमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, वो बर्थ प्लेस से बाहर रहकर ही काम करेगा और दैट विल बी फार बेटर ऑप्शन फॉर हिम। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हो इनका जो कुंडली है वो वर्गो लगन का है और जुपिटर जो है इनका 4th हाउस एंड 7th हाउस का मालिक है। तो यहाँ पे जुपिटर को जो है ना वो केंद्र अधिपति दोष लगा हुआ है।
केंद्र अधिपति दोष, और वो भी 8th हाउस में है। तो इनके लाइफ में कुछ ना कुछ सडन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, कुछ ना कुछ सडन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण इनको अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ इशू आ सकता है। ठीक है। और जैसे कि देखो आप, इनका 8th हाउस का जो मालिक है वो मंगल है, मंगल जाके बैठा है 7th राशि में, और इसका जो डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में मंगल रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं होना चाहिए। ठीक है। मंगल रिलेटेड चाहे कलर हो, आर्टिकल हो, हनुमान जी का फोटो हो, कुछ भी हो, भाई बहन का फोटो हो, क्योंकि ब्रदर्स को भी दिखाता है मंगल। जो भी चीज़ मंगल रिप्रेजेंट करता है वो इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते जाएंगे, फैमिली में कुछ ना कुछ इशू आते जाएंगे। ठीक है। और इनको थोड़ा येलो कलर जो है वो परहेज करना चाहिए, येलो कलर से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इनके लिए जो प्लैनेट है जो इनके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है वो है मर्क्यूरी। ठीक है। मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी का जो डिग्री है वो है 7 डिग्री, और सूर्य का 11 डिग्री कॉम्बस्ट होके रखा है। और मर्क्यूरी जो है वो इनके कुंडली में, एक चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ, दर कारक भी है। चलिए, हाँ उससे पहले एक चीज़ दिखा दूँ। देखिए मैंने कहा जुपिटर जो है ना इनके कुंडली में, जुपिटर जो है वो केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा हुआ है, और उसके साथ साथ देखो ये ज्ञाति कारक भी है। जो प्लैनेट होते हैं ज्ञाति कारक वो एक पर्सन के लाइफ में चैलेंजेस लाते हैं, ये याद रखिएगा। तो जुपिटर से दूर रहना चाहिए इनको। ठीक है। जुपिटर का कोई भी आर्टिकल ज़्यादा धारण नहीं करना है, कोई कलर धारण नहीं करना है, इन सब से दूर रहना है। और यहाँ पे मून है इनका अमर्त्य कारक। मून क्या है? अमर्त्य कारक। अमर्त्य कारक वो प्लैनेट होता है जो आपके प्रोफेशन और आपके फाइनेंस को गवर्न करते हैं। ठीक है। प्रोफेशन एंड फाइनेंस को गवर्न करते हैं। और मून जो है वो इनके कुंडली में कौन से हाउस में बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है 5th हाउस में, इसलिए 5th हाउस का काम इनके लिए ज़्यादा सुइटेबल होगा। और आप देखो मून जो है ना वो 5th एंड 11th को ही दिखा रहा है। देखिए तो 5th हाउस का काम करना इनके ज़्यादा सुइटेबल होगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारा काम। और जैसे कि 10th हाउस का सबलॉर्ड केतु है, और केतु जो है वो एक चीज़ क्या है ध्यान में रखना चाहिए, जिनके कुंडली में 10th हाउस में केतु हो या 10th हाउस का सबलॉर्ड केतु हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी एक इनकम सोर्स में डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इनको 2-3 इनकम सोर्स बना के रखना चाहिए, नहीं तो ये लाइफ में इतना अपने प्रोफेशन को चेंज करेगा कि ये एक अच्छा एसेट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है। और जैसे कि देखिए मैंने बोला मर्क्यूरी का स्टोन, इनका 2nd हाउस का जो सबलॉट है वो भी मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी इनके कुंडली में कौन से हाउस को दे रहा है वो देखना होगा। 1st हाउस, अब देखो 1st हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। देखिए मर्क्यूरी का स्टोन पहनना इनके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे 8th हाउस है, तो अगर ये 8th हाउस का काम कर रहा होगा तो ये जो स्टोन है इनको बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा इनके लिए। ठीक है। बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा, जैसे कि 8th हाउस, 5th हाउस एंड कॉम्बिनेशन विथ केतु का काम। केतु R&D, ठीक है, लॉ डिपार्टमेंट, ऑकल्ट, ठीक है, उसके बाद सर्जरी, डॉक्टर जो दिखाते सर्जरी, हीलिंग प्रोफेशन। ठीक है। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, टेक्निकल इंडस्ट्री है, ऑकल्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सेम R&D। एंड 5th हाउस क्या है? 5th हाउस इज एंटरटेनमेंट, एडुकेशन एंड लर्निंग, एडुकेशन डिपार्टमेंट का कोई काम करना है या लर्निंग, या तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और 8th हाउस, सॉरी 5th हाउस क्या है? 5th हाउस जो है वो एंटरटेनमेंट को भी दिखाता है। तो अगर ये बिजनेस करना चाहता है, मैंने बोला सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, तो ये कोई ऐसा एंटरटेनमेंट चीज़ों में हाथ डाले, जैसे कि सिनेमा हॉल हो गया, एग्जाम्पल मैंने तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा सारे प्रोडक्ट में भी ये डील कर सकते हैं, इनके लिए बहुत सूटेबल होगा। ठीक है। तो आशा करते हैं जो मैंने आपको इनको प्रेडिक्शन जो दिया है, जो मैंने कहा है, ये सब करेंगे, इस चीज़ को फॉलो करेंगे। बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि इनको अपना जो प्रोफेशन है वो एक ही में लगा नहीं रहना है, 2-3 प्रोफेशन इनको बनाना है,
और केतु है, तो इनको थोड़ा बहुत केतु एंड 8th हाउस, ये दोनों एक्टिव है इनके कुंडली में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो इनको इस सारी चीज़ में फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे इसको ख़त्म करने से पहले और एक चीज़ दिखा दूँ, जैसे कि देखिए इनके कुंडली में देखो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है इसके कुंडली में कहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आया है आपके 3rd हाउस में, और 10th हाउस में देखिए 31 और 11th हाउस में 30, अच्छा पॉइंट है, नो डाउट, नॉट ए बैड पॉइंट। 31 क्या है, एक 28 से ऊपर है तो ये अच्छा है, लेकिन 31 का मेहनत कर रहा है, 30 मिल रहा है, 1 रुपये कम मिल रहा है, तो अंदर ना एक सेटिस्फेक्शन की कमी है अपने प्रोफेशन से, अपने काम से। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट कहाँ पे आया है, 36 3rd हाउस में आया है। तो 11th हाउस क्या है, हमारा गेन्स एंड प्रॉफिट का हाउस है, 11th हाउस इज गेन्स एंड प्रॉफिट, 11th हाउस। तो अगर इसमें इतना सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट आया है इसमें, तो क्यों ना इस हाउस को ही 11th हाउस बना दे, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट आएगा, इनको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, सबसे ज़्यादा गेन होगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे इसको 11th हाउस बनाने के लिए, जब आप इस हाउस से काउंट करोगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 5th हाउस से काउंट करते ही ये 3rd हाउस जो है वो 11th हाउस बन रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ये बच्चा ये 5th हाउस का काम करने लग जाएंगे तो इनको सबसे ज़्यादा गेन होगा। और 5th हाउस में देखिए सिर्फ 25 का मेहनत करेगा और गेन होगा 36 का, मतलब 11 रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो इनको आप 5th हाउस में लगा दो, जैसे कि इनका बिजनेस प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि 5th हाउस 7th हाउस का मालिक जो जुपिटर है वो भी 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो 8th हाउस प्रॉब्लमेटिक है, कुछ ना कुछ इशू क्रिएट कर देगा। लेकिन जॉब इनके लिए सही है, लेकिन जॉब का मालिक जो है ना वो 5th हाउस दे रहा है, तो इस हाउस को नेगेट कर रहा है। इसका मतलब इनको जो जॉब करना चाहिए वो 5th हाउस से करना चाहिए, ठीक है। सोल्यूशन प्रोवाइडिंग भी है 5th हाउस, तो अगर ये कोई जैसे कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब जैसे टाटा TCS हो गया, टाटा TCS सब क्या सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का काम करता है, सॉफ्टवेयर का भी काम है, तो केतु सॉफ्टवेयर है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम करता है, 8th हाउस हो गया। तो 5th हाउस का काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट इनको सबसे ज़्यादा गेन होगा। तो ये 5th हाउस क्या है, एंटरटेनमेंट। तो अगर ये सर्विस करेंगे ना, जॉब करेंगे ना, तो 5th हाउस रिलेटेड करना चाहिए, नहीं तो आप देखो ये जहाँ पे भी जॉब कर रहा है और वो चीज़ अगर 5th हाउस रिलेटेड नहीं है तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है आपके बेटा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। तो आप ध्यान दो कि वो 5th हाउस का काम करे तो इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो 5th हाउस क्या है, 5th हाउस इज एंटरटेनमेंट, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, ठीक है, लर्निंग एंड एजुकेशन, चाइल्ड रिलेटेड वर्क, ठीक है, लव एंड अफेयर्स भी है, तो ये अगर मैरिज का भी कुछ कर सकता है तो कर सकता है। 5th हाउस क्या है, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव वर्क, तो कोई भी क्रिएटिविटी काम कर सकता है। इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेज, कोई इवेंट का ऑर्गेनाइज करना, बड़े बड़े इवेंट, ठीक है, ऐसे काम को भी ये कर सकता है। तो ये सारी चीज़ में अगर ये ज़्यादा फोकस करेंगे आप देखेंगे इनको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन फॉरेन सेटलमेंट इसका चांसेस बहुत कम है, और क्यों कम है वो मैंने आगे वीडियो में आपको समझा दिया था, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, जय श्री कृष्ण। और इस कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा मैंने यहाँ पे सिखाना है आपको, ठीक है। और इस कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक देकर रखा है, वहाँ पे जाके आप इस कोर्स के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ्स, और इसका कोर्स का जो फीस है वो है 12,000 ओनली। लेकिन ये फुल पैकेज कोर्स है, इसमें आपको वैदिक सिखाया जाएगा, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाएगा, जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक सिखाया जाए, मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एंड रेमेडी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, केपी हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु। यहाँ पे आपको वास्तु सिखाया जाएगा, ग्रिडिंग कैसे करना होता है घर का वो सिखाया जाएगा, कैसे आप गूगल अर्थ को यूज़ करके अपने क्लाइंट का घर का डायरेक्शन निकाल सकते हो, वो सारा चीज़ सिखाया। उसके बाद आपको एस्ट्रो वास्तु सिखाया जाएगा, उसके बाद अष्टकवट टेक्निक सिखाया जाएगा, GPS टेक्निक, दशा लगन टेक्निक सिखाया जाएगा, उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट भी सिखाया जाएगा। ये फुल पैकेज है और ये सिर्फ 12,000 है। यहाँ पे आप देखो जो कोर्स है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और एक सीक्वेंस में है। ये करने के बाद आपको और दूसरा कुछ कोर्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा एक टाइम तक। अगर आपको एडवांस में और जाना है, कहीं जाना है तो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है, यहाँ पे ED होगा, मैं D लिखना भूल गया, एडवांस्ड।
तो ये एडवांस कोर्स होगा। तो इसका जो कोर्स फीस है वो 12,000 है। आप मेरे इस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो और ये मेरा यूपीआई लिंक है, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस जगह पे पेमेंट कर सकते हो और इसमें रिकॉर्डिंग भी है और मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। तो आपको ये कोर्स में ज्वाइन होने के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और मैं जूम में आपके साथ क्लास भी लेते रहूँगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देके रखा है, ठीक है, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद जो जो इस कोर्स में एडमिट होगा, मतलब जिस कोर्स में एडमिशन लेगा, उनको मैं अलग से ग्रुप में ऐड करता हूँ। जो मेरे अंदर जो सीखते हैं इस कोर्स को, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद जितना भी यहाँ पे पीडीएफ हो गया या तो टॉपिक हो गया, यहाँ पे कुछ थ्योरी हो गया, जो भी शेयर करना, वहाँ पे क्लास कब होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, सब शेयर होगा। रिकॉर्डिंग वीडियो है जो वहाँ पे शेयर होगा। क्लास ऑलरेडी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इस चीज़ को। और आप अपने जो प्रोफेशनल कोर्स है इसको अवेल करके आप अपना जो एस्ट्रोलॉजी जो है एक प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशन भी बना सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल मतलब ये एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स है, आपको आफ्टर द कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा।